हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मून बीम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी हर एक एग्जाम के लिए, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का हो, रीट का हो, प्रीटेट का हो, एस्टेट का हो, सुपर टेट हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जो एसएससी एग्जाम होते हैं, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीपीए का हो, चाहे कोई भी एसएससी जीडी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम उसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे एचएससी का हो, यूपीएससी का हो, आरएस का हो, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। चलो दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम 6th क्लास के ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेसन रहेगा हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो देखिए कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पूर्णिमा। उसके बाद नेक्स्ट, नई चंद्रमा वाली रात, नई चंद्रमा वाली रात को क्या कहेंगे, अमावस्या कहेंगे। उसके बाद देखिए, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि वे वस्तुएं जो रात के समय चमकती हुई दिखाई देती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है। विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच का जो रिक्त स्थान है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। तो देखिए, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापी जाती है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी है वो किसके द्वारा मापी जाती है, वो प्रकाश वर्ष के अंदर मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है। ये देखिए, प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में सूर्य द्वारा, एक वर्ष में सूर्य द्वारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तय की गई दूरी होती है। देखिए, ये क्या होता है, आपको पता है सूर्य के प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ध्यान रखिए, कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और एक साल के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है, उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। और देखिए कितनी, लगभग 95 खरब किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, विभिन्न खगोलीय पिंड हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते। देखिए, जो विभिन्न खगोलीय पिंड होते हैं वो दिन में दिखाई क्यों नहीं देते, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। उसके बाद देखिए कि खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, और जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसको क्या कहते हैं, यानी वो खगोलीय पिंड जो गर्म होती है, जिनके अपनी स्वयं की ऊष्मा प्रकाश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तारे कहते हैं। और ये आपको पता है, सूर्य भी क्या एक तारा है। अब देखिए, सूर्य है तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ये ध्यान रखिए। देखिए, सूर्य गर्म गैसों का एक विशाल पिंड है। सूर्य वो गर्म गैसों का एक विशाल पिंड है। और सूर्य किस किस गैसों से बना हुआ है, तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सूर्य किन गैसों से बना हुआ है, तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का निर्माण किस मुख्यतः किन गैसों से हुआ है, तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से हुआ है। सर्वप्रथम किसने बताया कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया, ये सबसे पहले जो बताया था वो निकोलस कोपरनिक्स ने बताया था। और कब बताया था, 1543 के अंदर बताया था। कोपरनिक्स क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है और सभी जो ग्रह है वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चलो मैं कंप्लीट बता देता हूँ। हमने पीछे बात की थी, पीछे क्वेश्चन में, कि सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और आपको पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी कितनी रहेगी, सूर्य और प्रकाश के बीच की दूरी रहेगी 15 करोड़ किलोमीटर। इसी कारण इसको कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए,
अर्सा मेजर बिग बियर किसका उदाहरण है? तो अर्सा मेजर है, बिग बियर है, किसका उदाहरण है? तो ये नक्षत्र मंडल का है। तो ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है वो किसका उदाहरण है? तो ये नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल का। नेक्स्ट देखिए, सप्तमंडल यानी 7 तारों का समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो जो सप्तऋषि है, जो 7 तारों का समूह किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो ये अर्सा मेजर का भी। किसका है? अर्सा मेजर का। नेक्स्ट देखिए कि यूनान ग्रीस में 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? यूनान ग्रीस के अंदर 7 तारों का समूह है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डिपर या समाल बियर। अब देखिए, उत्तर दिशा का निर्धारण करने वाला तारा वो कौन सा तारा है जो उत्तर दिशा का निर्धारण करता है? तो वो रहेगा ध्रुव तारा। ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि कौन सा तारा उत्तर दिशा का निर्धारण करता है? तो वो ध्रुव तारा रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, किसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति को हम किसकी सहायता से जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वे खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह या प्लेनेट या उपग्रह कहलाते हैं। आपको पता है कि खगोलीय पिंड होते हैं, अगर बात करें वे खगोलीय पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको ग्रह उपग्रह कहते हैं। और वे खगोलीय पिंड जिनके स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे तारे। अब देखिए कि जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाला। देखिए, ग्रह का यही काम होता है। ग्रह क्या करते हैं? वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य की। देखिए, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह रहेंगे? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उसके देखिए, सौरमंडल में शामिल है, तो सौरमंडल के अंदर क्या शामिल है? सौरमंडल किन चीजों से मिलकर बना है? तो सौरमंडल ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि चीजों से मिलकर बना है। और सौरमंडल का जो हेड होता है, सौरमंडल का जो प्रमुख होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सूर्य कहते हैं। अब देखिए कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताना है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सही जो ग्रह है उनका क्रम बताना है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा सन। और सन के सबसे नजदीक जो ग्रह रहेगा वो रहेगा बुध। कौन सा रहेगा? बुध। बुध के बाद कौन सा रहेगा? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। क्योंकि आपको पता है ये जो ग्रह वो क्या करते हैं? इस तरह से क्या करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस तरह से परिक्रमा करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो गया बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी में नाम देख लीजिए। बुध उसको मरकरी कहते हैं, शुक्र उसको वेनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, सेटर्न, यूरेनस ये इनके क्या इंग्लिश नेम है। तो देखिए, वे ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है वो चट्टानों से बने उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखिए, वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक है और चट्टानों से बने हैं उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। एक क्वेश्चन अब की बार ये पूछा गया था कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं और आंतरिक ग्रह होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो चट्टानों से बने होते हैं। और जो ग्रह सूर्य से दूर होंगे वो किससे बने होंगे? वो गैसों से बने होंगे। अब देखिए, वे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के हैं और गैस व तरल पदार्थों से बने उसको क्या कहते हैं? उसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। देखिए, आंतरिक ग्रह पृथ्वी सदृश्य ग्रह या पार्थिव ग्रह में शामिल है। तो ये देख लीजिए कौन कौन से आंतरिक ग्रह है। तो इनके बहुत सारे नाम आते हैं, क्योंकि आज एग्जाम आप देखते हो तो थोड़ा सा उसमें लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है हर एक एग्जाम का। तो उसमें देखिए, आंतरिक ग्रह की जगह आपको दे दिया जाएगा कि पृथ्वी सदृश्य ग्रह या पार्थिव ग्रह में कौन से ग्रह शामिल है। तो उसके अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सन हो गया हमारा, सन के बाद सबसे नजदीक हो गया बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो ये सन के सबसे नजदीक है। उसके बाद अन्य ग्रह आते हैं जो उसके दूर रहेंगे। अब देखिए, आंतरिक ग्रह की विशेषताओं की बात करते हैं। आंतरिक ग्रह की विशेषताएं क्या है? तो ये सूर्य के नजदीक होते हैं, यस। ये चट्टानों से बने होते हैं, यस। इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। ये अधिक घनत्व वाले होते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, बाह्य ग्रह की बात करते हैं। तो बाह्य ग्रह बोल सकते हैं बृहस्पति, सदृश्य ग्रह बोल सकते हैं, जोबियन ग्रह बोल सकते हैं। तो इसमें कौन से ग्रह शामिल होते हैं कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि इनका नाम चेंज करके दे दिया जाता है। बाह्य ग्रह ना कर आप वहां आ जाते हैं बृहस्पति सदृश्य ग्रह और जोबियन ग्रह। तो इसके अंदर रहेगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए, बाह्य ग्रहों की विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषताएं? तो बाह्य ग्रहों सूर्य से सबसे दूर होंगे,
यस, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होंगे, बिल्कुल। इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ये कम घनत्व वाले होंगे, कम घनत्व वाले। यस, क्योंकि गैसों से बने होते हैं, पदार्थों से बने होते हैं। अब देखिए सौरमंडल केंद्र में स्थित है, तो सौरमंडल केंद्र के अंदर स्थित कौन है, सूर्य। सूर्य को क्या बोला जाता है, सौरमंडल का प्रमुख बोला जाता है। अब देखिए सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है, तो कौन है, तो रहेगा सूर्य, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो पहले बात कर चुके हैं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य की जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करते हैं। इसी कारण सूर्य के प्रकाश के ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। अब देखिए कि सब अब देखिए कि सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कक्षा दृक। अब देखिए ये तो हमने बात की थी, इंटर प्लेनेट की बात की थी, आउटर प्लेनेट की बात की थी। तो देखिए ये जो यानी इंटर प्लेनेट यानी आंतरिक ग्रह बोल सकते हैं, पार्थिव ग्रह बोल सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, बिल्कुल। तो कौन कौन से अभी हमने बात की थी कि जो पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये क्या आंतरिक ग्रह है, इनको इनर प्लेनेट बोल सकते हैं। और जो दूर ग्रह कौन से होंगे, वो होंगे सैटर्न की बात करते हैं, यूरेनस की बात करते हैं, नेपच्यून की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं। तो देखिए इनका जो ये किस तरह से चक्कर लगाते हैं, तो एक किस ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जो चक्कर लगाने का पथ होता है वो कैसा होता है, तो होता है दीर्घवृत्ताकार। किस तरह से होगा, इस तरह का होगा। देखिए ये जैसे सन होगा, ये फॉर एग्जाम्पल देखिए ये सन होगा, ये जो चक्कर लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चक्कर लगाते हैं, इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, बिल्कुल। आगे देखिए ग्रहों का घूर्णन परिक्रमण काल की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उनका घूर्णन काल कितना है, परिक्रमण जो काल है वो कितना है, तो देख लीजिए बुध है। बुध कितने समय के अंदर घूर्णन करता है, तो बुध 59 दिन के अंदर घूर्णन करता है और 88 दिन के अंदर परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है सूर्य के चारों। अब शुक्र देखें, जो शुक्र है, तो पहले ये देख लीजिए घूर्णन और परिक्रमण होता है। घूर्णन क्या होता है, घूर्णन होता है अपने अक्ष पर घूमना, परिक्रमा होता है सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को कहते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। अब देखिए शुक्र, शुक्र की बात करते हैं, शुक्र घूर्णन करता है 243 दिनों के अंदर और परिक्रमण करता है 255 दिनों के अंदर। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी घूर्णन कितने दिनों के अंदर करती है, 1 दिन के अंदर घूर्णन करती है, बिल्कुल। और वैसे अगर हम एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा वो रहेगा जी 23 घंटे 56 मिनट, इसका एग्जैक्ट टाइम घूर्णन करने का। और परिक्रमण करती है 365 दिन के अंदर। और इसका एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो जो पृथ्वी जो परिक्रमण करती है वो कितने दिनों के अंदर करती है, 365 दिन 6 घंटे। एग्जैक्ट की बात करते हैं तो ये डाटा रहेगा कि पृथ्वी का जो परिक्रमण का टाइम रहता है वो रहता है 365 दिन 6 घंटे के अंदर परिक्रमा करते हैं। इसी कारण आप देखते हैं कि हर 4 साल के बाद क्या होता है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो इट मीन 24 आवर्स, इसलिए क्या हो जाता है, लीप ईयर के अंदर जो पृथ्वी सूर्य की चारों परिक्रमा करती है वो कितने टाइम के अंदर करती है, 366 दिनों के अंदर। उसमें जो फरवरी होते हैं वो कितने दिनों के होते हैं, 29 दिनों के होते हैं, उसके अंदर 29 डेज होते हैं। अब देखिए मंगल, अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल जो घूर्णन करता है कितने टाइम के अंदर करता है, 1 दिन के अंदर। मंगल और पृथ्वी का जो घूर्णन जो टाइम वो एक ही है, 1 दिन के अंदर, बिल्कुल। लेकिन इसका जो परिक्रमा का जो टाइम वो 687 दिन रहेगा। ये जो मंगल है ये पृथ्वी की ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का समय लगता है, 687 दिन का समय लगता है। तो देख लीजिए बृहस्पति, जो बृहस्पति है वो घूर्णन के अंदर कितना समय लेता है, परिक्रमा के अंदर कितना समय लेता है, तो देखिए 9 घंटे 56 मिनट के अंदर क्या करता है, घूर्णन करता है। और 11 साल 11 महीने के अंदर सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। अब देखिए जो बृहस्पति है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 11 साल 11 महीने लगा देता है। अब देखिए शनि की बात करते हैं तो शनि जो घूर्णन करता है वो 10 घंटे 40 मिनट के अंदर करता है और परिक्रमा करता है 29 साल 5 महीने के अंदर। देखो जो शनि है वो सूर्य के चारों अपना एक चक्कर पूरा करने में 29 साल 5 महीने लगा देता है। अब देखिए हम बात करते हैं अरुण की। अरुण की बात करते हैं तो अरुण के जो घूर्णन का जो समय रहेगा वो रहेगा 17 घंटे 14 मिनट रहेगा।
और परिक्रमा का समय 84 साल। देखिए अरुण जो घूर्णन करने में तो समय लेता है 17 घंटे 14 मिनट, और परिक्रमा सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्र पूरा करने में अरुण है वो 84 साल लगा देता है। देखिए जो अरुण है ये सन हो गया, और अरुण सूर्य के चारों ओर घूमने में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा देता है? 84 साल। वरुण वरुण का जो घूर्णन का समय रहेगा 16 घंटे 2 मिनट, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 16 घंटे 2 मिनट के अंदर, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? 184 साल का समय लेता है। अब देखिए आकार व आकृति में समानता होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है हर एक टीचिंग एग्जाम के अंदर, हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे एसएससी का हो, स्टेट का हो, चाहे एचएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरएस का हो, कोई भी एग्जाम जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो उसको कहते हैं शुक्र। अब देखिए यम प्लूटो को सौर परिवार से हटाकर बोने ग्रह में शामिल किया गया। कब किया गया? तो अगस्त 2006 के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा। क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि जो प्लूटो था वो क्या कर रहा था, क्योंकि ग्रह वो होते हैं जो अपनी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, किसी दूसरी कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करते, और ये प्लूटो क्या कर रहा था? ये दूसरी कक्षा के अंदर क्या कर रहा था? प्रवेश कर रहा था। इस कारण इसको ग्रह के जो ग्रह हैं उनके लिस्ट से इसको हटा दिया गया और इसको बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लघुपिंडी। विद्यार्थी रखें, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड है, धूमकेतु है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं लघुपिंड। अब देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान तो तीसरा स्थान है। ये आपको पता ही होगा कि हमारा सन होगा, सन के बाद आता है बुध, बुध के बाद आ जाता है शुक्र, शुक्र के बाद आ जाती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। इस तरह से शनि आते हैं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए जो स्थान रहेगा पृथ्वी का तीसरा। अब देखिए पांच ग्रहों में, ये तो देखिए अगर बात करते हैं दूरी के हिसाब से। अब देखिए आकार के हिसाब से दोनों देखिए अलग अलग क्वेश्चन है। अगर दूरी के हिसाब से आता है तो दूरी के हिसाब से अगर करोगे ना, दूरी के हिसाब से तो कौन सा स्थान रहेगा? तीसरा रहेगा। लेकिन आकार के स्थान से बात करोगे ना तो पांचवा रहेगा। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक कौन सा? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाता है, उसके बाद मंगल, बृहस्पति ये आ जाते हैं। तो लेकिन अगर किसके आकार की अगर बात करेंगे ना, आकार के हिसाब से तो पांचवा स्थान है। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी, इसलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है? इसके आकार कहा जाता है भूभाग, यानी पृथ्वी के समान आकार। अब देखिए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समुद्र केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसको सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं वो पाई जाती है, और कोई ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है। इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं, इसको यूनिक प्लेनेट कहते हैं। अब देखिए नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किस कारण? जल के दिखता कारण, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे घिरा, वो जल से ढका हुआ। पृथ्वी के 71% भाग के ऊपर क्या है? जल का विस्तार है। और नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का जो औसत तापमान रहेगा वो कितना रहेगा? तो पृथ्वी का औसत तापमान की बात करोगे तो 15 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहते हैं? उपग्रह। तो देखो मैंने, चलो यहाँ क्लियर कर देते हैं। जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसको तो कहेंगे हम ग्रह। ओके, जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसको कहेंगे ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उपग्रह। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल जैसे जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या हमारे पृथ्वी का उपग्रह। चलो नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह रहेगा चंद्रमा भी। नेक्स्ट देखिए ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो कौन सा है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वो कौन से ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो वो रहेगा बुध और शुक्र। नेक्स्ट देखिए चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? केवल 1/4 है। और अब देख लीजिए कि जो पृथ्वी है और जो ये चंद्रमा है इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी? इसके बीच की दूरी रहेगी 3,84,400 किलोमीटर, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ये ध्यान रखिए कि सूर्य से अगर पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करते हैं तो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी की बात करते हैं तो 3,84,400 किलोमीटर। ध्यान रखिए। अब देख लीजिए
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है तो कितने समय में? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों घूमने में, चारों एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? वो लेता है लगभग 27 दिन। अब देखिए चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्र पूरा करता है तो लगभग 27 दिनों में। ये देख लीजिए कि जो चंद्रमा है उसके घूर्णन का टाइम और परिक्रमा का जो टाइम वो क्या है? सेम है, एक ही समय है, 27 दिन। नोट, चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमा की गति एक समान है जिस कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? तो हमें चंद्रमा का एक ही भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा है वो घूर्णन करने में और परिक्रमा करने में जो समय लेता है वो सेम ही समय लेता है। उतने समय के अंदर घूर्णन करता है, उतने समय के अंदर परिक्रमा करते हैं। इस कारण हम पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा की सतह पर स्थित पर्वत, मैदान, गड्ढे इसकी सतह पर छाया बनाते हैं जिन्हें देखा जा सकता है कब भी? पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अब देखिए, बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को कहते हैं। देखिए बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शुक्ल पक्ष या द्वितीय पखवाड़ा। ये ध्यान रखें कि बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहते हैं? तो बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शुक्ल पक्ष या द्वितीय पखवाड़ा। अब देखिए घटते चंद्रमा के पखवाड़े को, देखिए बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को तो कहते हैं शुक्ल पक्ष या द्वितीय पखवाड़ा, और चंद्रमा के घटते पखवाड़े को क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष कहेंगे यानी प्रथम पखवाड़ा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, वो पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा? वो नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब कदम रखा? 20 जुलाई 1969 को। अब देखिए चंद्रमा पर दूसरा व्यक्ति जो पहुंचता है वो कौन पहुंचता है? वो पहुंचता है बज एल्ड्रिन। अब देखिए चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला भारतीय, आज तक कोई भारतीय चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रख पाया। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति आ जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय की बात करोगे तो राकेश शर्मा की बात करोगे। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? तो पटियाला पंजाब से रहेगा। कब गए थे? 1984 के अंदर। अब देख लीजिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करोगे, अगर पहले भारतीय पुरुष की बात करते, पहले भारतीय पर्सन की बात करते हैं तो राकेश शर्मा की बात करते हैं 1984 के अंदर। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री की तो कल्पना चावला की बात करते हैं 2003। इनका संबंध रहेगा हरियाणा के करनाल से। अब देखिए वायुमंडल के मध्य मंडल में घर्षण के उपरांत ये गर्म होकर जल उठते हैं और अधिकांशतः नष्ट हो जाते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब देखिए तारों, ग्रहों, जो क्षुद्र ग्रह उसकी बात हो रही है, क्षुद्र वायुमंडल के मध्याकर्षण के उपरांत ये जो क्या क्षुद्र ग्रह वो क्या होते हैं कि जब ये पृथ्वी ग्रह होते हैं तो बीच में जो मध्यमंडल होता है उसके अंदर वायु घर्षण कारण क्या हो जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या हो जाते हैं? ये जो उल्कापिंड वगैरह, जो उल्कापिंड होते हैं ये गर्म होकर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि तारे टूटे हैं, तारे कभी नहीं टूटते। जो आपको तारे टूटते दिखाई देते हैं वो वास्तविक रूप में तारे नहीं होते। वो होते क्या है? वो उल्कापिंड होते हैं जो नीचे की पृथ्वी की ओर आते हैं तो आज मध्यमंडल में प्रवेश करने पर वो जल जाते हैं और हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे तारा टूट रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इधर रखिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं उल्का पिंड। अब नेक्स्ट देखिए उल्का पिंड से बना वेरेंजर क्रेटर स्थित है तो ये कहाँ रहेगा? अमेरिका के एरिजोना में रहेगा भाई। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं भाई? मंगल एवं बृहस्पति कक्षों के बीच पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखना कि किन ग्रहों के उल्कापिंड नहीं है तो बुध और शुक्र की बात करते हैं, बुध और शुक्र के उल्कापिंड नहीं है। और किन ग्रहों के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति कक्षों के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो क्षुद्र ग्रह किन कक्षों के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल ग्रह के कक्षों में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, मंगल और बृहस्पति याद रख लेना कि इनको बीच क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा का भाग है? तो मिल्की वे का, एरावत पंथ का, मंदाकिनी का। मंदाकिनी क्योंकि मैंने आपको बताया आज जो एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आपको पता है तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिल्की वे ना कर एरावत पथ आ जाता है, मंदाकिनी आ जाता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। तो अन्य प्रमुख जो आकाश गंगा है वो कौन सी है? क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कौन सी आकाश गंगा है? तो ये ध्यान रखिए। तो वृहत, मेगलेनिक, लघु मेगलेनिक और अर्सा माइनर। अब नेक्स्ट देखिए
धूमकेतु का सिर हमेशा होता है, पुष्पलतारा का सिर हमेशा का होता है तो सूर्य की ओर होता है, पूछ विपरीत दिशा में होती है, इसका सिर होगा सूर्य की ओर बिल्कुल। अब देखिए हेली पुष्पलतारा कितने वर्ष पश्चात दिखाई देता है, तो हेली जो पुष्पलतारा है ना वो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, ये ध्यान रखिए कि हेली पुष्पलतारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद। पहले कब देखा गया 1986 में, आगे कब देखे जाने की संभावना है तो 2062 में। देखिए किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो देखिए शुद्र ग्रह की हमने बात की, किन ग्रहों के बीच शुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो हमने बात मंगल और बृहस्पति की बात की थी। किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो हमने बुध और शुक्र की बात की थी। अब किन ग्रहों के बीच छल्ले पाए जाते हैं विधान की, तो बृहस्पति शनि और यूरेनस के, किस किस ग्रहों के बीच छल्ले पाए जाते हैं, तो बृहस्पति की बात करते हैं, यूरेनस की बात करते हैं और शनि की बात करते हैं, बृहस्पति शनि और यूरेनस के बीच छल्ले पाए जाते हैं। अब देखिए लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, तो लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर बात करते हैं कि लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, तो लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है, उसको कहते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। और देखिए लाखों तारों का समूह तो कहलाएगा आकाशगंगा, और लाखों आकाशगंगा का समूह क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड। ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब देख लीजिए भी सेकंड लेसन की बात करेंगे हम, अध्याय सेकंड है, लेसन सेकंड, ग्लोब अक्षांशीय देशांतर। इस ग्लोब की बात करेंगे, लेटीट्यूड लाइन लॉन्गिट्यूड लाइंस की बात करेंगे, तो देखिए क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो आपको पता हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटे मध्य भाग में उभरी हुई है, बिल्कुल इस तरह से आप देखते हो ना, इस तरह से कि यहाँ ये वाला भाग है, एक सेकेंड देखिए, देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो बीच वाला मध्य भाग है, ये क्या है, उभरा हुआ है, यानी ये चौड़ा है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं जो भाग वो क्या होता जाता है, छोटा होता है, चला जाता है। ग्लोब के ग्लोब है क्या, ग्लोब कुछ नहीं है, वास्तविक रूप में पृथ्वी का एक मॉडल है। ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक मॉडल है पृथ्वी का ग्लोब। अब देखिए ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई अक्ष गुजरती है, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव, तो बिल्कुल देखिए जैसे ये हो जाता है हमारा ग्लोब, जैसे हो गया हमारा ग्लोब। अब यहाँ से वो पॉइंट, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, जैसे एक पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट हो गया ये, यहाँ से जो सुई गुजरती है, यहाँ से जो सुई गुजरती है, जैसे यहाँ से जो, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा ग्लोब, और यहाँ से जो पॉइंट होता है जो सुई गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव, इसको कहेंगे साउथ पोल, इसको कहेंगे हम दक्षिण ध्रुव। थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है, वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंदर बांट देती है, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये कौन सी होगी, ये होगी 0 डिग्री। कौन सी होगी, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। और उसके बाद चलो यहाँ पे दो और इम्पोर्टेंट वो बता देते हैं, और ऊपर आता है 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, ऊपर आएगी कौन सी रेखा, कर्क रेखा, भी ध्यान रखिए। और नीचे की बात करते हैं 23.5 डिग्री, नीचे की बात करते हैं 23.5 डिग्री, कौन सी, मकर रेखा, ये ध्यान रखें। तो देखिए जो ये ध्यान रखिए, जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, तो बहुत सारा नाम इसके। देखिए तो ये जो भाग हमारा जो 0 डिग्री वाला जो भाग हम भूमध्य रेखा वाला भाग है, इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके साउथ वाला भाग होता है उसको कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो भाग होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा का अक्षांश मान कितना होता है, कर्क रेखा का अक्षांश मान होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा का अक्षांश मान 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। तो ध्यान रखिए थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, नोट, उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध, तो ये बात कर चुके हैं। अब देखिए विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं, बिल्कुल जैसे ये हो गया विषुवत वृत्त, और इसके समांतर जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, बिल्कुल। अब देखिए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की जो कुल संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 181। अब देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाता है, तो किसको, उत्तरी ध्रुव को। 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगा, चलो यहाँ पे दोनों कर लेते हैं,
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको कहेंगे हम उत्तरी ध्रुव। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको कहेंगे हम दक्षिण ध्रुव। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम दक्षिण ध्रुव। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी हो चुका दोनों। देखिए महत्वपूर्ण जो अक्षांश है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर एक एग्जाम के अंदर आता है। देखिए विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत वृत्त का मान कितना होता है, 0 डिग्री। देखिए ये जो रेखा है हमारी, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, यही हमारी 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव का मान। आपको पता है, मैंने आपको बताया उत्तरी ध्रुव का मान कितना होगा, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण ध्रुव की बात करोगे तो 90 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, बिल्कुल। अब देखिए एक कर्क रेखा का मान कितना होता है, कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, लेकिन उत्तरी गोलार्ध ये ध्यान रखिए। इसी तरह से मकर रेखा की बात करोगे तो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त। अब उत्तर ध्रुव वृत्त की बात करते हैं तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिण ध्रुव की बात करोगे तो 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये ध्यान रखना। अब यहाँ चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे तो हम बात कर ही चुके हैं। अब देखिए जो हमारी ये लाइन है, ये जो लाइन है 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जो लाइन है वो कौन सी हमारी 23.5 डिग्री, कौन सी, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, और इसके बाद आ जाते हैं, इसको कहेंगे हम आर्कटिक सर्कल। और नीचे कहेंगे, इसी तरह नीचे आ जाओ, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह से जो नीचे आ जाओ ये रहेगा 66 डिग्री, कौन सा, अंटार्कटिक सर्कल। ये ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में तो होता आर्कटिक सर्कल और नीचे दक्षिण गोलार्ध के अंदर होता क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई। और देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इसको कहते हैं टोरिड जोन, यानी उष्ण कटिबंध। इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण, और ऊपर फ्रिजिड। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी कर्क रेखा है, सबसे पहले क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से देख लीजिए। हम सबसे पहले जो हमारा स्टेट आता है वो आता है गुजरात, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। चलो इसको ट्रिक के माध्यम से कर लेते हैं। देखिए इसकी ट्रिक है कि कर्क रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आप बिल्कुल इसी तरह से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो देखिए मित्र पर गमछाझार, इसकी एक ट्रिक बनी है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है कि मित्र पर गमछाझार। तो मैं से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, और रै से हो गया राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़, और जय से झारखंड। ये ट्रिक याद कर लीजिए, मित्र पर गमछाझार। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरते हैं उसको आप याद रख सकते हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक है, मित्र पर गमछाझार याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए कि वर्ष में एक बार सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, कहां पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अब नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती है कैसी, तिरछी। तो ये ध्यान रखिए कि वर्ष में एक बार सूर्य किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, और तिरछी पड़ती है कहाँ, उत्तर कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव तक तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव तक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव तथा मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव तक क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये मध्यम तापमान वाला क्षेत्र होता है। और जो हमारा उष्ण कटिबंध है ये सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद देखिए उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नोट यहाँ
37 से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाते, ठंड ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला भाग वो मध्य भूमध्य रेखा वाला भाग यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए ये ज्यादा तापमान वाला भाग होता है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत अच्छी पड़ती है ऊपर। अब देख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है, नोट अंश को मिनट में मापते हैं और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखिए। अब देखिए अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर अक्षांश रेखाओं की विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये पूर्व से पश्चिम खिंच जाती है, अक्षांश रेखा होती है ये पूर्व से पश्चिम की, और ये कैसी होती है, क्षैतिज होती है, ये कैसी होती है, क्षैतिज होती है, बिल्कुल। ये समांतर मध्य की दूरी पर होती है, बिल्कुल। अक्षांश रेखा इस तरह से समांतर होगी, बिल्कुल एक तरह की होगी, समांतर होगी, बिल्कुल होगी। और 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश को छोड़कर सभी रेखाएं क्या होती है, पूर्ण वृत्त बनाती है। किस तरह से, इस तरह से क्या करती है, वृत्त बनाती है, क्या करती है, वृत्त बनाती है, इस तरह से, बिल्कुल। उसमें देखिए, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है, बिल्कुल। ये विषुवत वृत्त होगा, ये दूर जाए अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाएगा। अक्षांशों कुल संख्या कितनी होती है, अक्षांशों कुल संख्या होती है 181, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देखिए देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। देशांतर रेखा क्या करती है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को मिलाने का काम करती है, बिल्कुल। ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल। ये कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर होगी, बिल्कुल। ये अर्धवृत्त है, ध्रुव की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी क्या होती जाती है, घटती जाती है, बिल्कुल। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है, बिल्कुल। जो देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। देखो इस तरह से, इस तरह जो रेखा ये ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, ये ध्रुवों पर मिल जाएगी भाई। इस तरह से क्या होगी, ध्रुवों पर ये मिल जाएगी, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होगी वो समान होगी, और देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतरों की कुल संख्या की बात करोगे तो 360 होती है। अक्षांशों की कुल संख्या की बात करोगे तो 181 होती है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। देशांतरों की कुल संख्या आ जाए 360, अक्षांशों की आ जाए तो 181। अब देखिए, 180 डिग्री पूर्व देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के एक ही रेखा पर स्थित है भाई, ये ध्यान रखिएगा। प्रधान यमूत्रक आ जाता है ये क्वेश्चन। अब स्टेट के अंदर आया हुआ था, ये क्वेश्चन स्टेट के अंदर आया हुआ था, जो 2023 जो 2 और 3 दिसंबर को हुआ था, 2 और 3 दिसंबर को हुआ था। स्टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधान यमूत्रक आ जाता है किस लाइन को, जो 0 डिग्री देशांतर हो, बिल्कुल। अब देखिए कि प्रधान यमूत्रक गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, बिल्कुल। और ग्रीनविच में क्या एक ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अपृथ्वी द्रव्यमान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में व्यक्त करते हैं, तो कौन सी, प्रधान यमूत्र, बिल्कुल। किस तरह से, ये भी देख लीजिए, प्रधान जो यमूत्र है, जिस तरह से ये देख लीजिए, ये होगा हमारा 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है हमारी, जिसको हम प्रधान यमूत्र भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। किस भाग में, पूर्वी गोलार्ध के अंदर और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर, बिल्कुल। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली और बात है, क्या बात है वो देखिए, ये हमारी कौन सी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। अगर हम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन हमारी, अगर उस लाइन के अगर ईस्ट की ओर आती है, अगर पूर्व की ओर आती है, तो वहाँ टाइम क्या होगा, वहाँ टाइम प्लस के अंदर होगा। वहाँ टाइम क्या होगा, वहाँ टाइम होगा प्लस के अंदर भी, और यहाँ टाइम क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक जो कंट्री यहाँ है, और एक कंट्री यहाँ है, देखिए ये भी, और यहाँ का टाइम कितना है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, यहाँ का टाइम हो गया हमारा, जो हमारी जो रेखा प्रथम यमूत्र, यहाँ का टाइम हो गया सुबह के 11 बजे है। यहाँ इसकी बात करें, इस पॉइंट की, यहाँ पे टाइम कितना है, सुबह के 11 बजे है। और ये जो कंट्री, ये कंट्री कितनी है, ये कंट्री हमारी 20 डिग्री पश्चिम देशांतर के अंदर है। और एक ये कंट्री मान लेते हैं, ये कंट्री भी 20 डिग्री, ये पूर्वी देशांतर में और ये पश्चिमी देशांतर में। तो यहाँ का टाइम क्या होगा, यहाँ का टाइम क्या होगा, तो देखिए अंतर कितने का, ये 0 डिग्री से 20 डिग्री आगे है, ये पीछे है। तो देखिए ये 20 गुना 4, अंतर कितना होगा, 20 चौक 80, यानी 1 घंटे 20 मिनट का क्या होगा, अंतर होगा यहाँ का। ये कंट्री इस तरफ है, जो कंट्री क्या है, जो कंट्री के पश्चिम के अंदर है, जो कंट्री 0 डिग्री प्रधान यमूत्र के पश्चिम के अंदर थी, यहाँ का टाइम
यहाँ अगर 11 बजे यहाँ का टाइम क्या हुआ था 12:20। और जो कंट्री पश्चिम के अंदर है वहाँ टाइम क्या होगा, वहाँ 1 घंटे 20 मिनट क्या होगा पीछे होगा, तो यहाँ का टाइम क्या होगा 9:40 होगा। ये ध्यान रखिए। अगर यहाँ प्रधान मित्र के अंदर जो टाइम है वो कितना है, अगर 11 बजे का टाइम है, एक कंट्री जो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है वहां का टाइम 12:20 होगा। यस, और एक कंट्री जो 20 डिग्री पश्चिम देशांतर के अंदर वहां का टाइम क्या होगा, वहां का टाइम होगा 9:40। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो देखिए सूर्य को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो सूर्य को मापने का सॉरी फॉर दैट समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वह सूर्य चंद्रमा ग्रहों की गतिविधि। अब देखिए प्रधान या मूत्र पर जिस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी उस समय होगा क्या होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, हमें सूर्य पूर्व से होता हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है भाई, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, बिल्कुल ये ध्यान रखिए। जो पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस तरह से बिल्कुल। जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में वहां समय क्या होगा, वहां समय ज्यादा होगा भाई, वहां समय ग्रीनिच लाइन से क्या होगा, ज्यादा होगा। जो स्थान यहाँ ग्रीनिच लाइन के पश्चिम में वहां का समय क्या होगा, पीछे होगा, वहां का समय माइनस के अंदर होगा। यहाँ अगर 11 बजे मैंने यहाँ 10 बजे है, एक कंट्री यहाँ पे जो 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, तो वहाँ का समय कितना हो जाएगा, 10:40 हो जाएगा। और यहाँ का समय क्या हो जाएगा, 9:20 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ का समय पीछे होगा, यहाँ का आगे होगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में समय क्या होगा, समय से आगे होगा, और जो पश्चिमी वहां का समय पीछे होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक्स पर घूमती है, कितनी, 60 डिग्री बिल्कुल। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना भाई, 15 डिग्री। 24 घंटे में 60 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री बिल्कुल। देखिए किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उष्णम बिंदु पर होता है तो उस समय एक घड़ी में दोपहर के 12 बजते हैं, समय क्या कहलाता है, उस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहा जाता है। अब देखिए किसी देश का मानक समय, अब देखिए किसी देश का मानक समय निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, तो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी मात्र के स्थानीय समय को। देखो भी थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ये दो चीजें आती है कि कौन सी रेखाएं हैं जो स्थान को दर्शाती है और कौन सी रेखाएं जो समय को दर्शाती है। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी कंट्री का अगर हमें स्थान को जानना तो हमें क्या देखना होगा, वहां का अक्षांश मान देखना होगा। अक्षांशीय जो रेखा है वो दर्शाती है स्थान को, अक्षांशीय रेखा दर्शाती है किसको, स्थान को। देशांतर, जो देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं वो किसको दर्शाती है, समय को भी ध्यान रखना। अगर हमें किसी देश के समय को जानना है तो हमें वहां के देशांतर को जानना होगा कि वो कंट्री किस देशांतर में स्थित है। अगर हम किसी देश के स्थान को जानना है तो हमें उस देश का अक्षांशीय मान पता होना चाहिए। अब देख लीजिए भारत का मानकीय मीटर कितना है, तो भारत का मानकीय मीटर भाई 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर बिल्कुल। अब देख लेते हैं पृथ्वी की गतियां में, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो पृथ्वी की जो गति होती है 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी पृथ्वी ही जितने भी ग्रह उनकी गति 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। घूर्णन क्या होता है, घूर्णन होता है अपने अक्ष के ऊपर घूमना। परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है। अपने अक्ष के ऊपर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब देख लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन गति कितनी है, तो देख लीजिए पृथ्वी घूर्णन जो गति है या दैनिक गति वो रहेगी, मैंने आपको बताया था 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का बताया था, ये थोड़ा ध्यान रखिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है तो परिक्रमा कहलाता है भी, और इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितने, 23.5 डिग्री। ये भी ध्यान रखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी स्टेट के अंदर पूछा गया था आपकी बार। अब देखिए कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है तो कौन सा हुआ, प्रदीप्ति वृत्त। ये ध्यान रखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, ये किसने बताया था, घूर्णन करते ये बताया था आर्यभट्ट ने, जो भारतीय खगोल शास्त्री थे। देखिए हम भारत वाले भी कहीं पीछे नहीं रही। तो देख लीजिए ग्रह जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए क्या कहलाता है, कहलाता है कक्षा, कि ग्रह जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कक्षा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस वो पथ कौन सा होता है दीर्घवृत्ताकार। बिल्कुल, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हो गया सन, ये हो गया हमारा सन, और ये होगी हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो चक्कर लगाएगी वो इस तरह से चक्कर लगाएगी, ये जैसे इस तरह से पृथ्वी इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से चक्कर लगाती है, इस तरह से मोशन करती है सन के चारों ओर। बिल्कुल, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये जो इसका जो पाथ है, ये जो इसका पाथ है ना चक्कर लगाने का, इसका जो ये पाथ है चक्कर लगाने का, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये जो इसका जो रास्ता है ना, इसको कहेंगे इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। आप देख सकते हैं दीर्घवृत्ताकार है, ये इस तरह का है। बिल्कुल, अब देखिए समानता एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो भी हम करें एनसीईआरटी बेस है, ये जो नोट्स है ये एनसीईआरटी के हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आपको पता है एग्जाम के अंदर जो चीजें आती है वो एनसीईआरटी बेस्ड आती है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लिया तो मानो आपका एग्जाम वो क्वालिफाई हो गया, एग्जाम ने क्रैक कर दिया। इसलिए हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री की, जियो की, इकोनॉमिक्स की भी करेंगे, सब सिविक्स की सभी बुक हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की। तो ये सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इट मीन्स आप किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ने वाले, हर एक एग्जाम क्रैक होगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना, अगर आपने जीके के लिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर जीके के लिए अगर आप इतना कर रहे हो ना तो आप मानो इतना इनफ है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि सब कुछ आता हो एनसीईआरटी से तो आता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एचएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो राजस्थान एग्जाम हो, कोई भी, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, चाहे रेट का हो, कोई भी एग्जाम हो एनसीईआरटी से तो आता है। सारे एनसीईआरटी में से होता है। देख लीजिए एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा जाता है तो ध्यान रखिए, एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद। बिल्कुल, अब देखिए ऋतु में परिवर्तन का कारण है। ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। बिल्कुल, ऋतु परिवर्तन का कारण ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस कारण ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये आपको पता है कितने समय चक्कर लगाती है, 365 दिन 6 घंटे के अंदर, ये भी ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट बात कीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें सीधी पड़ती है कब भाई, 21 मार्च से 23 नवंबर के बीच। ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कि उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती है, यानी देख लीजिए कि विषुवत से कर्क रेखा तक सूर्य किरणें सीधी पड़ती है उत्तर गोलार्ध के अंदर, तो कब भाई 21 मार्च से 23 सितंबर तक, यानी ये जो टाइम हो जाता है 6 महीने का टाइम है, ये ध्यान रखिए 6 महीने इसी एरिया की ओर सूर्य किरणें। अब देखिए उत्तर ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। वो कब से कब तक होते हैं, 21 मार्च से 23 सितंबर। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, देखिए सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटी रात कब होती है, तो होती है 21 जून को। बिल्कुल, दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी विषुवत रेखा से मकर रेखा तक, ये विषुवत में तो होगा और ये होगा मकर रेखा, यहाँ तक कभी 23 सितंबर से 21 मार्च तक। बिल्कुल, 6 महीने तक। बिल्कुल, अब देख लीजिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन छोटी रात कब होती है, दक्षिण गोलार्ध में। अगर उत्तर गोलार्ध की बात करोगे तो 21 जून की बात करोगे, अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करोगे तो 22 दिसंबर की बात करोगे। अब देखिए शीत अयनात मकर संक्रांति दक्षिण अयनात के नाम से जानते हैं किसको, 22 दिसंबर को। बिल्कुल, अब देखिए ग्रीष्म अयनात कर्क संक्रांति इसको बोल सकते हैं, उत्तर अयनात बोल सकते हैं, किसको बोलते हैं, 21 जून को। सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है कब भाई, 22 दिसंबर को, ध्यान लीजिए सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। अब कर्क रेखा पर सीधा कब चमकता है, कर्क रेखा की बात करोगे ना, कर्क रेखा की अगर बात करो, मकर रेखा देखो अलग अलग है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। कर्क रेखा पर जो सूर्य सीधा चमकता है वो 21 जून को, कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा 21 जून को, मकर रेखा पर सीधा चमकेगा 22 दिसंबर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो 21 जून को, मकर रेखा की बात करोगे तो 22 दिसंबर की बात करोगे भाई। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वो ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो दक्षिण गोलार्ध में है, और यहाँ जब ग्रीष्म ऋतु का समय होता है तो वहाँ यहाँ जब देखिए यहाँ जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, जब सर्द ऋतु का समय होता है, सर्दी का समय होता है, तो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल, अब देखिए विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध
में वसंत विषु कहा जाता है। कब भाई? उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु को किसको कहा जाता है? 21 मार्च को कहा जाता है बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु, देखिए उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु कहा जाएगा 21 मार्च को, और शरद विषु कहा जाएगा 23 सितंबर को। ये दोनों क्वेश्चन है। देखिए वसंत विषु उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च, उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु 23 सितंबर को बिल्कुल। अब देख लीजिए भी, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु व दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है कब? 21 मार्च को बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है कब? 23 सितंबर को बिल्कुल। अब हमारा फोर्थ लेसन में हम पहुंच चुके हैं, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी होगा, क्या उपयोगी होगा भाई? ग्लोब, यस पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप बिल्कुल। जब हम पृथ्वी के एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी क्या होगा? जब हम पृथ्वी केवल एक ही भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी होगा मानचित्र बिल्कुल। पृथ्वी की स्थायी आइस के एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटे स्तर पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है बिल्कुल। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वह कहलाता है क्या? एटलस। मानचित्रों के कुछ प्रमुख प्रकार है। देखिए मानचित्रों के प्रमुख मानचित्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र के अंदर किस चीजों को दर्शाया जाता है? तो देख लीजिए, ये जो पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, उनको दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र के अंदर आपको पता ही है किस चीज को दर्शाया जाता है। जिस तरह से कंट्री है, कैपिटल है, उनको दर्शाया जाता है। इस तरह थीमेटिक मानचित्र हो गया, जिस तरह से वर्षा है, मौसम, उसको दर्शाया जाता है भाई। अब देखिए आगे, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान आदि को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? भौतिक या उच्च मानचित्र कहलाते हैं बिल्कुल। भौतिक मानचित्र मैंने अभी बताया था कि जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इनको दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों, देखिए विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय मानचित्र। अभी तो बताया था आपको कि जो वो मानचित्र जो राज्यों को दर्शाते हैं, उनके राजधानियों को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय मानचित्र। और अभी आपको मैंने बताया था कि जो वर्षा वगैरह को दर्शाते हैं, वनों को दर्शाते हैं, उनको क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। देख लीजिए, विशेष जानकारी जो सड़क के बारे में जानकारी देती है हमें, वर्षा का मानचित्र है, वनों का मानचित्र है, उद्योगों का मानचित्र है, उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। अब देख लीजिए, मानचित्र के घटक कितने हैं? तो मानचित्र के घटक होंगे 3, दूरी, दिशा और प्रतीक। स्थल की बड़ी दूरी को कागज पर एक छोटी दूरी के रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से लिया जाता है, क्या कहलाता है? पैमाना भी। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है पैमाना बिल्कुल। अब देख लीजिए, किसी बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को कागज पर दिखाने के लिए उपयोग करते हैं क्या? छोटे पैमाने बिल्कुल। जो अगर दूरी छोटे पैमाने यूज करते हैं ना, अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर का क्या लेंगे? पैमाना लेंगे बिल्कुल। अब देखिए, किसी छोटे पैमाने वाले भाग को कागज दिखाने के लिए उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर हम बड़े क्षेत्र को दिखाना है, अगर बड़े क्षेत्र को दिखाना है ना, तो हम छोटे पैमाना लेंगे। अगर अगर बड़े क्षेत्र को, थोड़ा सा अपोजिट होगा ये, अगर बड़े क्षेत्र को दिखाना है तो छोटा पैमाना लेंगे, अगर छोटे क्षेत्र को दिखाना है तो बड़ा पैमाना लेंगे। ये थोड़ा सा अपोजिट होगा, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ 1 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है 100 किलोमीटर को, यहाँ 1 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है 500 मीटर को, क्योंकि छोटी दूरी तो हमने बड़ा पैमाना ले लिया, या बड़ी दूरी तो हमने छोटा पैमाना ले लिया, ताकि जिसे हम क्या करें? दर्शा सके। एक यंत्र जिसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जाता है, क्या कहलाता है? दिक सूचक, जिसको कंपास कहते हैं, जो क्या करता है? दूरी को दर्शाने का काम करता है। दिक सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है? हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है बिल्कुल। मानचित्र में नदी, नाले, समुद्र आदि जलाशयों को दर्शाया जाता है नीले रंग से बिल्कुल। अब देखिए, मानचित्र की विशेषताएं क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, मानचित्र की विशेषता की बात कर लेते हैं। मानचित्र की विशेषता क्या होती है? तो ये निश्चित पैमाने पर बनाया जाता है बिल्कुल। ये बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है बिल्कुल। इसको बनाने में काफी समय लगता है बिल्कुल। अब रेखा चित्र देख लेते हैं। रेखा चित्र क्या होता है? यह पैमाने पर नहीं होता, बल्कि हमारी याददाश्त पे होता है। हम जहाँ किसी स्थान पे जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रेखा चित्र बनाते हैं। ये छोटे क्षेत्र, रेखा चित्र क्या करता है? छोटे क्षेत्र को प्रदर्शित करता है बिल्कुल। और रेखा चित्र क्या होता है? कम समय बनाया जा सकता है, क्योंकि आदर्श भी बनाते हैं, जिस तरह से हम देखो उस तरह से हम बना देते हैं। उसके बाद खाका क्या होता है? ये देख लीजिए, खाका यह पैमाने पर भी हो सकता है और बिना पैमाने के भी। ध्यान रखना, खाका होता है वो पैमाने के भी हो सकता है, पैमाने की सहायता से, बिना पैमाने के भी हो सकता है। यह तो एक छोटे क्षेत्र या भवन को प्रदर्शित करता है बिल्कुल। इसको कम समय के अंदर क्या बनाया जा सकता है।
और दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।